नमस्कार, डॉक्टर दीपक गोयल चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। एपिलेप्टिक कन्वल्जन या सीजर क्या है? सीजर या दौरा उस वक्त होता है जब किसी व्यक्ति के ब्रेन में अनकंट्रोल्ड या अनियंत्रित इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। इस अनियंत्रित और अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से उस व्यक्ति के बर्ताव में बदलाव या उसके शरीर और उसके हाथों पैरों में तेज हरकत होना, उसके फीलिंग्स में बदलाव आना या उसके होश में बदलाव आना, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर ये दौरे 24 घंटे के अंतराल के बाद 2 या उससे अधिक बार आए और उसका कोई कारण पता न हो तो इसे एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी कहते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि एक व्यक्ति को लाइफ टाइम रिस्क 8 से 10% की होती है कि उसे सीजर आ सकता है, लेकिन 3% रिस्क ही है एपिलेप्सी की। इसका मतलब है यदि 10 व्यक्तियों को एक दौरा आता है तो उनमें से 3 या 4 को ही बार बार दौरे आएंगे, यानी कि उन्हें मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्सी होगी। अधिकतम दौरे 30 सेकेंड से 2 मिनट के बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। यदि एक सीजर 5 मिनट से ज़्यादा तक चलता रहता है तो उसे एक मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं। सीजर्स या दौरे क्यों आते हैं? 65 से 70% केसेस में उसका कोई कारण पता नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इन केसेस में यह पता नहीं चलता कि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई। बचे हुए 30 से 35% केसेस में हमें कुछ कारणों का पता है। उन कारणों में कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, कुछ डेवलपमेंटल कंजेनिटल ब्रेन के मैलफॉर्मेशंस या बर्थ के समय एस्फिक्सिया होना या ऑक्सीजन का ना मिलना, ब्रेन के इन्फेक्शंस, सर पे चोट लगना, स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक आना, ब्रेन में ट्यूमर्स होना और कुछ मेटाबॉलिक और ऑटोइम्यून कारण होते हैं। मेटाबॉलिक सीजर्स क्या हैं? जब शरीर में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, उसी तरह से सोडियम कैल्शियम कम या ज़्यादा हो जाए तो उस समय दौरे आ सकते हैं। इन्हें मेटाबॉलिक सीजर्स कहा जाता है। इन मेटाबॉलिक कंडीशंस को ठीक करने से सीजर्स को रोका जा सकता है। जब एक व्यक्ति को सीजर या फिट्स आते हैं तो उसके शरीर में क्या बदलाव आते हैं? उसके बर्ताव में बदलाव देखा जा सकता है, वो कंफ्यूज लग सकता है, उसका बर्ताव अजीबोगरीब लग सकता है और ये सब कुछ मिनट्स के लिए होता है। और उसके हाथों पैरों में तेज हरकत हो सकती है, बॉडी में स्टिफनिंग या तनाव आ सकता है। कभी कभी ये सब ना होकर सिर्फ इम्पेयर्ड अवेयरनेस या अनरिस्पॉन्सिवनेस होती है। स्टीयरिंग स्पेल के तरह लगता है, एज इफ वो पर्सन कुछ समय के लिए घूर रहा है। दौरों को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है? सबसे पहले डिटेल मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद एक टेस्ट ईईजी नाम का टेस्ट होता है, ये टेस्ट किया जाता है। इससे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता चलता है। एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन किया जाता है और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। एपिलेप्सी या सीजर्स का ट्रीटमेंट क्या है? यदि किसी व्यक्ति को सीजर्स आ रहे हैं तो उसे फर्स्ट एड देनी चाहिए और उसके बाद इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, जिसमें ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि बार बार फिट्स ना आए। फर्स्ट एड, तो जब हम किसी व्यक्ति को दौरा होते हुए देखते हैं तो हमें शांत रहना चाहिए और उस पर्सन के साथ रहना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्सन को किसी तरह की चोट ना पहुंचे, उसे किसी भी ऑब्जेक्ट और फर्नीचर से दूर करना चाहिए और उस पर्सन को करवट लेटा देना चाहिए और किसी भी तरह से वो पर्सन के हाथों पैरों के मूवमेंट्स को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन सर को इंजरी होने से प्रोटेक्ट करना चाहिए। किसी भी तरह की चीज़ें, पर्टिकुलरली अपनी उंगली या स्पून, उस व्यक्ति के मुंह में डालने की कोशिश ना करें। यदि ये दौरा 5 मिनट से अधिक होता है या पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है या उसे इंजरी हो चुकी है तो इमीडिएटली इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए। इमीडिएट ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स बेंजोडाइजेपिन्स नाम की ड्रग इंजेक्शन के द्वारा उस पर्सन को देते हैं, जिससे कि दौरे फौरन रुक जाएं। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों के अलावा अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें एक तरह की कीटोजेनिक डाइट होती है जिससे दौरों को प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है, और वेगस नर्व स्टिमुलेशन, और कुछ केसेस में एपिलेप्सी सर्जरी द्वारा भी एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट किया जाता है। WHO के अनुसार 70% व्यक्ति जिन्हें एपिलेप्सी है वो सीजर फ्री लाइफ जी सकते हैं यदि सही से डायग्नोज और ट्रीट किया जाए।
ब्रेक थ्रू सीजर क्या है? ब्रेक थ्रू सीजर उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को जिसे एपिलेप्सी है कई समय के बाद में अचानक से फिट आता है तो उसे ब्रेक थ्रू सीजर कहते हैं। ब्रेक थ्रू सीजर के क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण ब्रेक थ्रू सीजर का है दवाई कब न लेना, और कभी कभी अन्य दवाइयों से इंटरेक्शन के कारण भी ब्रेक थ्रू फिट्स आ सकते हैं। ब्रेक थ्रू सीजर्स का एक मुख्य कारण नींद का पूरा ना होना है। अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज भी ब्रेक थ्रू सीजर्स ला सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या इमोशनल फैक्टर्स भी ब्रेक थ्रू सीजर्स ला सकते हैं। किसी तरह का इन्फेक्शन या इलनेस ब्रेक थ्रू सीजर्स को ला सकता है। एपिलेप्सी के पेशेंट्स को दौरों को रोकने के लिए किन तरह की प्रिकॉशंस या सावधानी बरतनी चाहिए? अपनी दवाइयों को टाइम पर लेना चाहिए और रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए। 7 से 8 घंटे की लगातार नींद होनी चाहिए। और कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है जब तक कि फिट्स कंट्रोल नहीं होते, जैसे कि ड्राइविंग, स्विमिंग या कोई हैवी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। एक सीजर डायरी रखने से काफी फायदा हो सकता है। एपिलेप्सी से एसोसिएटेड कुछ मिथ्स या भ्रांतियां हैं। आज हम इन भ्रांतियों और मिथ्स को बर्स्ट करेंगे। एपिलेप्सी कंटेजियस या छूने से फैलने वाली बीमारी है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। एपिलेप्सी छूने से नहीं फैलती। दूसरी भ्रांति यह है कि सभी एपिलेप्सी, सभी सीजर्स कन्वर्जेंस यानी कि बहुत तेज हरकत बॉडी में होती है। कुछ दौरों में बॉडी में कोई हरकत नहीं होती और पर्सन सिर्फ कुछ समय के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। और एक भ्रांति यह है कि जो पर्सन को एपिलेप्सी होती है वो इंटेलेक्चुअली इंपेयर्ड होते हैं या इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होते हैं। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। एपिलेप्सी से सफर करने वाले अधिकतम लोग एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस के होते हैं। कई फेमस पर्सन्स को भी एपिलेप्सी हुई है। उनमें से सर आइजैक न्यूटन, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स और जूलियस सीजर शामिल हैं। अगली भ्रांति है कि एपिलेप्सी एक मेंटल इलनेस है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। एपिलेप्सी मेंटल इलनेस नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगली भ्रांति है कि सीजर्स या फिट्स हमेशा खतरनाक और जानलेवा होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अधिकतम सीजर्स जानलेवा नहीं होते। और एक भ्रांति ये है कि दौरा आते समय व्यक्ति के मुंह में कुछ ठूसना चाहिए ताकि वो अपनी जीभ को डैमेज ना करे। ये बात सही नहीं है। अगर समय रहते पता चल जाए तो एक टॉवल को रोल करके मुंह में डाला जा सकता है, लेकिन कभी भी कोई मेटल का ऑब्जेक्ट जैसे कि स्पून या अपनी उंगली कभी भी दांतों के भीतर न दें। डॉक्टर दीपक गोयल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।